हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वेवन लर्नर्स। माय नेम इज़ गुफरान अजमत और आज है 14 नवंबर 2021। तो चलिए देखते हैं प्रीलिम्स पॉइंटर्स डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में आज के लिए हमारे पास कौन कौन से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो जो पहला न्यूज़ है वो मालाबार रिबेलियन से रिलेटेड है। कुछ मॉस्क जो हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि वो 1921 की मालाबार रिबेलियन है उसको ऑनर करने वाली है। मालाबार रिबेलियन को मोपला अपराइजिंग या फिर मोपिला रिवोल्ट भी बोलते हैं। ओके, ये जो 1921 का वक्त था, 1920 वाला वक्त आपको अगर याद हो तो ये नन कोऑपरेशन का वक्त था। ओके, तो जो ये इस मालाबार रिबेलियन है, इसका ट्रिगर जो है ना वो आया था नन कोऑपरेशन मूवमेंट के वक्त ही, जो कांग्रेस के द्वारा लॉन्च किया था 1920 में। और साथ साथ उस वक्त खिलाफत एजिटेशन भी चल रहा था, तो ये एक ट्रिगर मैकेनिज्म प्ले किया था मालाबार रिबेलियन के लिए। ओके, एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट था लोगों में, मुस्लिम मपीलाज में, केरला के साउथ मालाबार रीजन में। और एक न्यू टेनेंसी लॉ आई थी। टीपू सुल्तान का डेथ 1799 में हो गया था, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के बाद। तो मालाबार जो है ना वो ब्रिटिश अथॉरिटी के अंदर आ गया था, मद्रास प्रेसिडेंसी के 1799 मतलब 1800 के आसपास। तो ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे न्यू टेनेंसी लॉ इंट्रोड्यूस किया था, जो बहुत फेवर करता था लैंडलॉर्ड्स को। उनको जन्मीज बोलते थे और उन्होंने एक बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम बनाया था जो पीजेंट्स को बहुत एक्सप्लॉयट करता था। जो न्यू लॉ था वो पीजेंट्स को डिप्राइव करता था फ्रॉम ऑल द गारंटीड राइट्स टू द लैंड, ठीक है, शेयर इन द प्रोड्यूस जो पहले उनको मिलता था। ये सारा एक वन ऑफ द रीज़न था। कुछ और रीज़न था। एक रीज़न ये कम्युनल एंगल वाला होता है। जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे ना उसमें मोस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स नंबूदरी ब्राह्मण्स थे। हाँ, और जितने भी टेनेंट्स थे ना वो मोपिला मुस्लिम्स थे। आई एम टॉकिंग अबाउट मोस्टली, ऐसा नहीं था कि हिंदू लैंडलॉर्ड्स नहीं थे, बट मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स नहीं थे, आई एम सॉरी, बट मोस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स जो थे नंबूदरी ब्राह्मण्स थे। और चूँकि आपका पेजेंट्स मपिला मुस्लिम्स थे, ये तो ये एक कम्युनल एंगल भी ले लिया था। उसके बाद ये रिवोल्ट फ्यूल्ड हो गया था क्योंकि बहुत मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स ने बहुत फेरी स्पीचेस दिया था ये नंबूदरी ब्राह्मण्स जो लैंडलॉर्ड्स हैं इनके अगेंस्ट और एंटी ब्रिटिश, क्योंकि ये नंबूदरी ब्राह्मण्स को भी ना ब्रिटिश का सपोर्ट था। ओके, तो एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा था, तो एक वायलेंट रेबिलियन बना। ठीक है, इसमें बहुत सारा आपका प्रोसिक्यूशंस हुआ अगेंस्ट इस जो न्यूमरस एक्शंस हुआ। मतलब इसका कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा नहीं था कि एक दिन आपका रेबिलियन हुआ और वो ख़त्म हो गया। वो एक सीरीज ऑफ इवेंट था अगेंस्ट बोथ द ब्रिटिशर्स एंड द हिंदू लॉन्डलेट्स। ठीक है, इनिशियल डेज में ना ये मूवमेंट जो था, इस मूवमेंट को सपोर्ट महात्मा गांधी का था और अदर नेशनलिस्ट लीडर्स का भी था। लेकिन जैसे ही ये डिस्टेंस्ड हो गया ना, तो आपको तो पता है महात्मा गांधी हमारे लॉ एंड ऑर्डर पे बिलीव करते थे, अहिंसावाद थे। तो वो जैसे ही ये आपका वायलेंट क्लैशेस होने लगा तो ही डिस्टेंस्ड हिमसेल्फ फ्रॉम इट। ओके, बाय द एंड ऑफ 1921 इस रेबिलियन को ना ब्रिटिशर्स ने क्रश कर दिया था। ठीक है, और ये जो मपीला रेबिलियन है ना, इन्होंने एक स्पेशल बटालियन बना करके रखा था, मालाबार स्पेशल फोर्स, उसको भी क्रश कर दिया गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन तक कोई भी रेबिलियन ब्रिटिशर्स के पास टिकता नहीं था। गांधी जी ने बहुत स्लोली ये हर मूवमेंट को चला करके वक्त पे बंद करके फिर स्टार्ट करके 1947 तक हमें आज़ादी दिलाई। वरना अगर गांधी जी अलॉन्ग विथ वेरियस अदर लीडर्स सब ने उनको सपोर्ट किया है, ठीक है, और सबका एक अपना अपना मेजर रोल प्ले हुआ है। लेकिन ये तो सच्चाई थी ना कि अगर आप झगड़ा करके और रेबल करके ब्रिटिशर्स को भगाना चाहते थे तो वो पॉसिबल नहीं था। वो बहुत ईजिली किसी भी रेबिलियन को क्रश कर देते थे। ओके, अब वेगन ट्रेजेडी का एक नाम सुनते होंगे आप, ये हमेशा न्यूज़ में आती है, तो ये भी आपका मपिला से ही रिलेटेड है। नवंबर 1961 को ना जो मपिला के कुछ प्रिजनर्स जो ब्रिटिशर्स ने पकड़े थे ना,
इन ये लोगों की डेथ हो गई थी। क्यों? क्योंकि ये लोगों को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था एक क्लोज्ड फ्लाइट वेगन में, 2 डिफरेंट लोकेशन में। तो ऐसा बोला जाता है कि वो उसके अंदर सफोकेशन से मर गए। इसको वेगन ट्रेजेडी बोलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो आपकी नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 के बारे में है। वो अभी कंडक्ट हुई है सक्सेसफुली सारे कंट्री में, और इसमें बहुत सारे स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया है। ओके, क्या है नेशनल अचीवमेंट सर्वे? नेशनल अचीवमेंट सर्वे एक नेशनली रिप्रेजेंटेटिव लार्ज स्केल सर्वे ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करती है। इस सर्वे का पर्पस यही है, नॉर्मल जो होना चाहिए अगर एजुकेशन से रिलेटेड है, कि आपको टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड फीडबैक ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग एट डिफरेंट लेवल्स, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल्स, ठीक है। और ये जो इनपुट्स उनको मिलेगा वो पॉलिसी प्लानिंग में यूज़ करेंगे। कितने से कितनी क्लासेस कवर्ड थे? क्लास 3rd, 5th, 8th, 10th एट्सेट्रा। ओके, दीज क्लासेस वे कवर्ड। और ये गवर्नमेंट एडेड एंड प्राइवेट स्कूल सारे स्कूल्स को देखा है। ये सर्वे एवरी 3 years कंडक्ट किया जाता है। लास्ट 2017 में हुआ था, और दूसरा वाला स्केड्यूल किया था 2020 में, बट कोविड की वजह से पोस्टपोन हुआ, तो ये 2021 में हो गया। और इस सर्वे को फ्रेमवर्क को डिज़ाइन करने वाली जो इंस्टीट्यूशन है वो NCERT है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और सर्वे कंडक्ट करने वाला CBSE है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। कौन कौन सा सब्जेक्ट असिस्ट करते हैं? मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंट क्लास 3 और 5 के लिए, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस 8 के लिए, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश क्लास 10 के लिए। और ये दिस टेस्ट वाज कंडक्टेड इन 22 डिफरेंट मीडियम्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। बिसाइड्स स्टूडेंट्स अचीवमेंट, पीपल क्वेश्चनर, टीचर्स को भी यहाँ पे क्वेश्चन किया जाता है, क्वेश्चनर दिया जाता है। स्कूल क्वेश्चनर वे ऑल्सो ऑब्टेन, ताकि जो इन एंड आउट है ना चीज़ें, बस बच्चों के नहीं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए। अब ये सर्वे जो है इसका सिग्निफिकेंस यही है कि ये इनेबल करेगा हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि क्या गैप्स एंड लैप्सेस हैं जो हिंड्रेंस का काम कर रही है और जो आपकी उतनी प्रोडक्टिविटी को अचीव नहीं कर रही है। तो ये गैप्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे ना, तो रेमेडियल स्टेप्स ले करके उनको करेक्ट किया जा पाएगा। हाँ, ये कैपेसिटी बिल्डिंग टीचर्स के लिए यूज़ करेगा, क्योंकि आपको पता चलेगा ना कि प्रॉब्लम कहाँ पे है सर्वे के कंक्लूजन से, ठीक है। तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी काम आएगा, डिलीवरी ऑफ एजुकेशन अच्छा हो जाएगा हमारे देश में। नेक्स्ट जो आपका न्यूज़ है ना वो आपको नोरो वायरस से रिलेटेड है। केरला ने अलर्ट जारी किया है क्योंकि 13 cases of norovirus. I'm sorry, a bit my head is like high today. I'm feeling a bit high, that's why. ओके, नोरोवायरस जो है ये एक एनिमल बोर्न डिजीज़ है। ओके, ये इस डिज़ीज़ से ना आपका जो स्टमक और इंटेस्टाइन है उसमें आपका इन्फ्लेमेशन होने लगता है लाइनिंग में, जिसकी वजह से सीवियर वॉमिटिंग एंड डायरिया होने लगता है। कैसे ये नोरोवायरस ट्रांसमिट हो सकता है? तो ये अगर लोगों से आप क्लोज कांटेक्ट में आएंगे ना तो वैसे आपका नोरोवायरस ट्रांसफ़र होता है। इट कैन ऑल्सो बी स्प्रेड बाय ईटिंग फूड, ठीक है, जैसे कि दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड और हैंडल्ड बाय समवन विद अ स्टमक बग, तो ऐसे भी आपका स्प्रेड होगा। और सिम्टम्स में मैंने आपको बता दिया, वॉमिटिंग, नाउजिया, हेडेक, बॉडी एक, हाई टेम्परेचर, ये सारा होता है। हाँ, ये नॉर्मली आपके बहुत हेल्दी लोगों को इम्पैक्ट नहीं करता है, बट इट कैन बी सीरियस इन यंग चिल्ड्रन और एल्डरली पीपल एंड पीपल विद कॉर्मोबिडिटीज़, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। रिकवरी जनरली आपके इम्यून सिस्टम के हेल्थ पे आपका डिपेंड करता है, और नॉर्मली आपका इलनेस जो है जल्दी रिकवर हो जाता है। इसका प्रिवेंशन हाथ धो करके सोप से, वाटर से आप खाएं, जो भी खाना है आप कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से दूर रहें। आप वो खाना नहीं खाएं जिसका प्रिपरेशन किसी ने किया है जिनकी तबीयत पहले से खुद ही ख़राब है। तो ये सारी चीज़ आपको नॉर्मली बस नोरोवायरस से नहीं, आपको नॉर्मली ऐसा प्रोटेक्टिव मेजर्स लेना चाहिए।
ओके, नेक्स्ट न्यूज़ आपको सलीम अली के बारे में है। सलीम अली अगर आपको पता होगा तो ही इज़ पॉपुलरली नोन एज द बर्ड मैन ऑफ इंडिया। ये बहुत ज़्यादा इनको पंछियों से प्रेम था और इन्होंने बहुत काम किया है फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ बर्ड्स, ठीक है। ही ऑल्सो हैड दिस आइडिया ऑफ अहिंसा नन किलिंग, ओके। और ये बहुत ही प्रैग्मेटिक अप्रोच वाले इंसान थे और इन्होंने काम किया है लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन ऑफ बर्ड्स के ऊपर। मैंने बताया इन्होंने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया है कि जो आपकी राजस्थान की भरतपुर बर्ड सैंक्चुरी है ना, उसके इस्टेब्लिशमेंट में। उसके बाद जो आपका केरला का साइलेंट वैली नेशनल पार्क है ना, उसके कंजर्वेशन में भी इन्होंने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया है। ये एसोसिएटेड थे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से। ये एक मुंबई बेस्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इनकी कुछ बुक्स हैं जैसे द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, हाँ, लेटर ऑन रोड हैंड बुक ऑफ द बर्ड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये सब मतलब कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जो हमारे कंट्री में है, बर्ड से रिलेटेड है। इनको पद्म विभूषण मिल चुका है 1976 में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये एक फर्स्ट नॉन ब्रिटिश थे जिनको गोल्ड मेडल मिला था, ठीक है। ऑर्निथोलॉजिस्ट, वो बर्ड से रिलेटेड जो स्टडी होती है ना 1967 में, तो उनको ये भी मिला था। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपका वो एक क्रिटिकल नॉइज़ ट्रीटमेंट एल्गोरिदम है। क्या है ये एल्गोरिदम? इसको क्रिटिकल नॉइज़ ट्रीटमेंट एल्गोरिदम बोलते हैं। ये हेल्प करेगा हमें एक्सो प्लैनेट्स को स्टडी करने के लिए, उसका इन्वायरमेंट विद अ बेटर प्रिसीशन, अच्छे से समझ में आएगा हमको, ठीक है, बहुत एक्यूरेसी से। तो अगर हम ये समझ पाएंगे तो ये हमको हेल्प करेगा एक्सप्लोर करने के लिए वो प्लैनेट्स जो सिमिलर है प्लैनेट अर्थ के साथ और हैबिटेबल भी हो सकते हैं। तो इस पर्पस को लेकर के ना कुछ ग्रुप ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बैंगलोर के है ना, तो इन्होंने ग्राउंड बेस्ड, कौन सा ग्राउंड बेस्ड, हाँ, ऑप्टिकल टेलीस्कोप दे हैड बीन यूजिंग एंड द डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्पेस टेलीस्कोप, जो टेस्ट बोलते हैं ना, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे और टेस्ट, ठीक है। तो ये यूज़ करके वो लोग आपका इस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं। नेक्स्ट है आपका क्रिटिकल नॉइज़ ट्रीटमेंट एल्गोरिदम। इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने डेवलप किया है, नॉट नेक्स्ट, आई एम सॉरी, जो है यही है क्रिटिकल नॉइज़ ट्रीटमेंट एल्गोरिदम। तो ये किसने डेवलप किया है? ये आपके कुछ इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने डेवलप किया है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी IEPFA के बारे में है, ठीक है। इसको इस्टेब्लिश किया गया है दोस्तों अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। तो आपको याद रखना है कौन सी एक्ट होगी, जिसमें जितना भी अमाउंट है ना, डिविडेंड्स या फिर एप्लीकेशन मनी, मैच्योर डिविडेंड डिपॉजिट्स, ठीक है, which have remained unpaid or unclaimed for a period of 7 years are required to be transferred to the IEPF। समझ में आया ये चीज़? तो जो अमाउंट जो ट्रांसफ़र हो जाएगा ना, ये आपका मेंटेन रहेगा अंडर द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और जो फंड है दैट इज़ यूटिलाइज फॉर प्रमोटिंग इन्वेस्टर अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर इंटरेस्ट। फंड को आपका नॉर्मली भी इट विल बी यूटिलाइज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी डिसगॉज्ड अमाउंट अमॉन्ग एलिजिबल एप्लीकेंट्स ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स शेयर होल्डर्स। तो ये नॉर्मली मतलब मैं बोलूँगी उतना ज़्यादा भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस आपको पता रहना है कि इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आती है। इन्होंने कुछ क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है। तो बस ये न्यूज़ है, तो सिंप्लीफाई किया है और थोड़ा रैशनल अप्रोच रखा है। तो आप इसको बस एक बार रीडिंग मारो फ्रेंड्स, लाइक अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू नॉट दैट इम्पॉर्टेंट न्यूज़। ओके, दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट, आचार्य कृपलानी के बारे में है। अगर आपको पता होगा तो अगर हम बोलते हैं ना कि इंडिया का इंडिपेंडेंस के बाद पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो थे आचार्य कृपलानी। ये एक इन्वायरमेंटलिस्ट भी थे, इन्होंने बहुत सारे काम किया है फॉर प्रिजर्वेशन एक्टिविटीज़। इनकी जन्म हुई थी हैदराबाद के सिंध में, ओके। ये एक एजुकेशनिस्ट भी थे, ठीक है। उसके बाद इनको जो आचार्य का टाइटल है ना 1922 के आसपास मिला था, जब ये गुजरात विद्यापीठ में पढ़ाया करते थे, जो कि महात्मा गांधी ने फाउंड किया था, ओके। ये रह चुके हैं आपके पार्ट नन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, सब में। और मैंने आपको बताया है कि ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ INC एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस।
ये एक वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स है किसान मजदूर पार्टी प्रजा के। ओके, ये लोकसभा में इलेक्ट हुए हैं फॉर सीरीज कंटिन्यूस 1952, 57, 63, 67 में एज अ मेंबर ऑफ प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। ये पहले क्या इंसान थे ना, जब इंडिया चाइना वॉर हो रहा था 1962 में, तो इन्होंने लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करवाया था। इनकी जो वाइफ थी सुचिता कृपलानी, वो जो कांग्रेस लीडर थी और वो पहली महिला चीफ मिनिस्टर बनी थी, फर्स्ट फॉर एनी वुमेन इन द कंट्री बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। और ये बहुत क्रिटिक थे नेहरू के और इंदिरा गांधी के पॉलिसीज़ के। और इवन जो इमरजेंसी का टाइम हुआ था ना, उस वक्त बहुत सारे हमारे लीडर्स अरेस्ट हुए थे, तो उसमें से आचार्य कृपलानी जी भी एक थे जो अरेस्ट हुए थे। हाँ, इनकी ऑटोबायोग्राफी जो है माई टाइम्स उनके डेथ के बाद 2004 में पब्लिश हुई। नेक्स्ट न्यूज़ जो है आपका है एमर्जेंस ऑफ अर्लीस्ट कॉन्टिनेंटल लैंड मास। तो पहले ये बिलीव किया जाता था ना कि लैंड मास जो है वो 2.5 बिलियन ईयर्स अगो में आया है, लेकिन अब ये एक स्टडी से पता चला है जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस ने कंडक्ट किया है कि ये 3.2 बिलियन ईयर्स अगो कॉन्टिनेंटल लैंड मास इमर्ज हुआ है। ओके, तो इस स्टडी ने चैलेंज किया है जो पहले हमारा बिलीव था 2.5 मिलियन ईयर्स अगो वाला। ठीक है, तो ये स्टडी कहाँ से इंडिया में हमारे से प्रूव हुआ है, तो ये झारखंड के सिंहभूम रीजन से हुआ है। पैचेस ऑफ अर्लीस्ट कॉन्टिनेंटल लैंड जो है ये हमें ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका में भी मिला है। जॉर्जिकल सिमिलैरिटीज़ रहा है अफ्रीका और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाले प्लेसेस में। मेजर फाइंडिंग यही रहा है रिवर चैनल, टाइडल प्लेन्स और बीचेस से रिलेटेड, कि यहाँ पे एक तरह का स्टोन पाया गया है जो सेडिमेंट्री रॉक, सैंडस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक होता है। इसमें जब एनालाइज किया गया ना, यूरानियम टेस्ट किया गया, तो पता चला द रॉक्स आर एज ओल्ड एज 3.1 बिलियन ईयर्स अगो, जो कि फॉर्म हुए हैं बिकॉज ऑफ एंशियंट रिवर, बीचेस एंड शैलो सीज। तो कैसे पॉसिबल है, अगर कॉन्टिनेंटल लैंड नहीं होता तो ये सब चीज़ का फॉर्मेशन नहीं होता। तो इसी से एक इन्फरेंस ये बनाया गया है कि सिंहभूम रीजन वॉज अबव द ओशियन। उस वक्त तक सिंहभूम रीजन ओशियन के ऊपर ही था 3.1 बिलियन ईयर्स अगो। कुछ एक्सटेंसिव वोल्केनिज्म के बारे में रिसर्चर्स ने ग्रेनाइट को स्टडी किया है सिंहभूम रीजन के आसपास। ये ग्रेनाइट भी उनको इतने ही ओल्ड मिले हैं, ठीक है, जो एक्सटेंसिव वोल्केनिज्म से बने हुए ये सब ग्रेनाइट हैं, जो 30 to 45 किलोमीटर डीप इनसाइड द अर्थ, कंटेन्ड ऑन एंड ऑफ 100 of million of years ago। देन हाउ इट इज़ पॉसिबल, इसकी जो थिकनेस है ना, लेस डेंसिटी, तो कंटिनेंटल क्रस्ट इमर्ज अबव द सराउंडिंग ओशियानिक क्रस्ट ओइंग टू बायोन्सी। तो यहाँ से भी आपको वोल्केनिज्म से ले लिया तो भी आपको पता चला। फिर कुछ एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ाई किया, जिससे भी आपको फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में देखा, वेदरिंग ऑफ रॉक्स के बारे में देखा, क्रेटॉन के बारे में देखा। तो यहाँ से भी ये थोड़ा इन्फर किया जा रहा है कि ओके दिस वाज नॉट 2.1 मिलियन ईयर्स अगो, दिस वाज 3.2 मिलियन ईयर्स अगो। हाँ, तो ये इसका सिग्निफिकेंस ये है ना कि अभी क्या है ना, एंटायर वर्ल्ड इज डिबेटिंग अबाउट चेंजेस इन क्लाइमेट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ आवर एटमॉस्फेयर, ओशन एंड क्लाइमेट केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, ये कैसे जियोलॉजिकल प्रोसेस के साथ ऑपरेट किया है, क्या चेंजेस हुआ है। हाँ, तो फिर ये हमें अलाउ करेगा। देखिए अभी हम इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ते हैं ना, तो ऐसा तो नहीं है ना हमें पूरा क्लैरिटी है, वो तो उस चीज़ को ऐसा तो नहीं है ना अर्थ के अंदर कौन सा मिनरल प्रेजेंट है, जैसे हम सियाल सीमा पढ़ते हैं तो वो हम अंदर घुस घुस करके देखे नहीं। जब आपका लावा इरप्ट होकर के वो स्टोन में वो जब लावा आपका ठंडा हो जाता है तो तब हमने उसके कंटेंट को देखा, तब हमें समझ में आया ना ओके इसमें आपका सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, तो ऐसे हमें पता चला ना। तो ये हमें इंटीरियर को स्टडी करने में भी और भी हेल्प करेगा। इंडिया के पास आपका अदर एंशियंट कॉन्टिनेंटल फ्रैगमेंट्स कौन कौन सा है, बस्तर रीजन ये आपका हो ही गया, जो आपको मैंने बोला छोटा नागपुर झारखंड वाला, बुंदेलखंड का रीजन हो गया आपका, धारवाड़ रीजन हो गया आपका, जो आपका कर्नाटक एंड ऑल का रीजन होता है। तो ये सारा स्टडी करके कुछ आप अच्छा मैप में आप देख लो, ये आपका धारवाड़ वाला रीजन हो गया, इसको बस्तर वाला रीजन बोलते हैं, इसको डेकान बसाल्ट बोलते हैं, ये वाला सिंहभूम वाला रीजन हो जाता है झारखंड वाला, ये वाला बुंदेलखंड वाला रीजन है आपका। ओके,
तो देखो आप कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो और देखो कि ये क्वेश्चन आपसे हो पा रहा है कि नहीं। इन्होंने बोला है आचार्य कृपलानी ने पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया था इंडिया पाकिस्तान वॉर, लिखा हुआ है 1962। तो 1962 में क्या इंडिया पाकिस्तान वार हुआ था। फिर आपका IPAF के बारे में लिखा हुआ है कि इसको किस प्रोविज़न के अंदर बनाया हुआ है। क्रिटिकल नॉइज़ ट्रीटमेंट एल्गोरिदम जो है इस रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी टू गेट एक्यूरेट रिजल्ट्स वाई डायग्नोजिंग डेमेंशिया। सलीम अली ने भरतपुर बर्ड सैंक्चुरी में एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया है। नोरो वायरस जो है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इलनेस काज करता है। और नास जो है वो लार्ज स्केल सर्वे है स्टूडेंट्स का which is taken by नीति आयोग and in context of modern history India vegan tragedy is related to रंपा rebellion। तो ये आंसर आपके पास है, ये इंडिया चाइना वार है, ये एक्सो प्लानट स्टडी करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और नॉट रंपा, इट इज़ मप्पला रिबेलियन और मप्पला अपराइजिंग। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप यू लाइक द सेशन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और सेशन के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करेंगे जो है स्वेवन लर्नर्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।